गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र के अंतर्गत राजस्थान में जनजातियों समुदाय है, जैसे कि भील है, मीणा है, ग्रासिया है, इनके समस्याएं और इनके समाधान के लिए जो प्रयास किए गए हैं इन पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र के सिलेबस में ये इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जब हम एज ए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं तो हमें जनजातियों के जो सामान्य जीवन है, उनकी सामाजिक व्यवस्था है, उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, उनके जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा गहराई से प्रश्न शायद नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए और वो सामान्य जानकारी से ही प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं, जो टॉपिक है हमारा वो है राजस्थान में जनजातीय समुदाय, भील, मीणा और ग्रासिया, समस्याएं एवं कल्याण। तो पहले बात करते हैं राजस्थान की जनजातियों के बारे में। तो ये पाठ्यक्रम में तो नहीं है, लेकिन मोटी मोटी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि राजस्थान के अंदर 92.39 लाख आबादी है वो जनजातियों की है, और ये राजस्थान की कुल आबादी का 13.48% है। जनजातियों के क्षेत्रों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 2 ही भाग हैं जहां जनजातियां निवास करती है। एक तो दक्षिण राजस्थान है, उदयपुर है, जहां पे सर्वाधिक संख्या जनजातियों की रहती है, और दूसरा पूर्वी राजस्थान है जहां मीणा जनजाति रहती है। तो ये सामान्य जानकारी है, शायद ये परीक्षा में ना पूछा जाए। तो ये जो 3 जनजातियां हैं हमारी, भील, मीणा और ग्रासिया, तो इनके सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में प्रश्न आ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति है वो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और विशिष्टता के मामले में ये अलग है अन्य जनजातियों से। जैसे कि सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है मीणा जनजाति है, लेकिन मीणाओं की जो आबादी है वो सर्वाधिक है, लेकिन उनका जो सामान्य जीवन है वो क्या है कि कुछ अलग नहीं है, बाकी जो हिंदू जातियां हैं उनके समान ही है। लेकिन जो भील जनजाति है वो वास्तविक अर्थ में जनजाति है। यह भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। तो ये मुख्य रूप से दक्षिण जो हमारे जिले हैं, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ पर मुख्य रूप से निवास करती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है, और उनमें सबसे जो बड़ी आबादी है वो भील जनजाति की है। तो प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं? हमें जनजातियों के बारे में 4 चीजें ध्यान में रखनी है। उनका भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, उनका आर्थिक जीवन कैसा है, और उनकी धार्मिक जो परंपराएं हैं वो किस प्रकार की है। थोड़ा बहुत प्रश्न आ सकता है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो राजनीतिक व्यवस्था है कि उनकी जो ग्रामीण है, पृष्ठभूमि है, वो किस प्रकार से है, कितने भागों में विभाजित है, वहां का मुखिया कौन होता है, उसके मुखिया को क्या कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न है वो आते हैं। तो ये क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आदि प्रमुख क्षेत्र है। अगर हम भील शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो भील शब्द का जो रचना या अर्थ है वो तीर से निकलता है। किससे निकलता है? तीर से। तो भीलों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है कि तीर चलाने वाला, धनुष चलाने वाला। तो तीर चलाने वाला है, भील का अर्थ होता है तीर। तो इनकी जो मुख्य पहचान होती है वो भी तीर कमान होती है। क्या होती है? तीर कमान। इसे उनकी भाषा में बोलते हैं हरिया कामटी। क्या बोलते हैं? हरिया कामटी। ये उनका मुख्य पहचान है, तीर कमान को ये बोलते हैं। इनकी अगर हम बात करें गांव की, तो इनके गांव क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं या जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो कोई बहुत बड़े गांव नहीं है, छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र में। यहाँ अगर ढलान है तो वहाँ 10-12 परिवार रहते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ और परिवार रहते हैं। तो इस प्रकार के जो 8-10 परिवारों का समूह होता है वो एक ही गोत्र के होते हैं। तो इस प्रकार के 8-10 परिवारों का जो एक ही गोत्र के होते हैं उनको हम कू, या उनके जो घर है उनको हम बोलते हैं कू या टापरा। और ये 8-10 जो कू का समूह है या टापरा का समूह है, इसको बोलते हैं फला। क्या बोलते हैं? फला। और कई फला से मिलकर एक बड़ा गांव बनता है, उस गांव को बोलते हैं पाल।
तो 8-10 घरों को इनके कु बोलते हैं हम, और इनका जो 8-10 घरों का समूह है जो एक ही गोत्र के होते हैं इन्हें फलां बोलते हैं, और बड़े गांव होते हैं उनको पाल बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो पाल का मुखिया होता है उसे हम गमेती बोलते हैं। क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। तो ये इनकी मुख्य रूप से सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था हम इसको कह सकते हैं कि कुछ घरों से मिलकर पाल बनता है, और पाल एक ही गोत्र के होते हैं, और बड़े गांव में उनको हम छोटे गांव में उनको फलां कहते हैं, बड़े गांव में उनको हम पाल कहते हैं, और पाल के प्रमुख को गमेती कहते हैं। और जो अपना बिल्कुल बांसवाड़ा है या डूंगरपुर है वहां इनके प्रमुख को पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। जो इनकी संस्कृति है वो गुजरात से मिलती जुलती है, और गुजरात में जो गांव का मुखिया होता है उसे पटेल कहते हैं। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील जात जो गांव है उनके प्रमुख को भी पटेल कहा जाता है। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें 2-4 शब्द है वो हमारी सभी जनजातियां हैं उनमें आएंगे, और आप संक्षिप्त में उनको लिख सकते हो। जैसे कि अगर किसी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है तो क्या है? पितृसत्तात्मक है। सत्ता किसके हाथ में होती है? जो पुरुष होता है परिवार का उसके हाथ में होती है। पितृसत्तात्मक का मतलब है कि शादी के बाद वधू है वो वर के घर पर जाती है, और पितृवंशीय। ये सभी जितनी भी जनजातियां हैं उनमें आप ये कथन जोड़ सकते हो, पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानिक। इनमें परिवारों का जो संरचना है वो संयुक्त परिवार है। किस प्रकार के संयुक्त परिवार है? प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार। किस प्रकार के संयुक्त परिवार है? प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार। वैसे साधारणतः क्या होता है कि जैसे ही लड़के की शादी की जाती है तो लड़का क्या है कि अपने माता पिता से थोड़ा सा उनके पास में ही घर बनाकर रहता है। तो इस प्रकार से एक परिवार उनका क्या हो गया? एकांकी परिवार हो गया। लेकिन जो उसके जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो उसके पिता के घर से ही चलते हैं। तो इस प्रकार के परिवारों को कहते हैं प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार। नातेदारी है वो वर्णात्मक होती है। वर्णात्मक यानी प्रत्येक शब्द है वो एक विशिष्ट नातेदार को बतलाता है। तो नातेदारी के 2 प्रकार होते हैं, एक वर्णात्मक और एक वर्गात्मक। वर्णात्मक में क्या होता है कि एक विशिष्ट नातेदार के लिए एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये है, जैसे कि आमतौर पर उत्तर भारत के अंदर होता है। और जब हम अंग्रेजी संस्कृति की बात करते हैं या दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहां क्या है कि एक नातेदारी शब्द में बहुत सारे नातेदार आ जाते हैं। जैसे कि आई है, अन्ना है, तो बड़ा भाई है, ताऊजी है, दादाजी है, इन सब के लिए अन्ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अन्ना एक वर्ग है, उसमें बहुत सारे नातेदार आ जाते हैं। तो इस प्रकार की नातेदारी को क्या बोलते हैं? वर्गात्मक नातेदारी कहते हैं। तो भील जनजाति में वर्णात्मक नातेदारी है। बहिर्विवाह इनमें होता है, अपने ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। और मुख्य रूप से एक विवाह इनमें होता है। किस प्रकार का विवाह होता है? एक विवाह होता है। लेकिन जो धनी लोग हैं या उच्च वर्ग है भिल्लों के अंदर, वो बहुपत्नियां रखते हैं, बहुत सारी पत्नियां रखते हैं। तो ये कुछ अपवादों को छोड़कर आमतौर पर एक विवाह ही इनमें होता है। तो बहुविवाह का कारण क्या होता है कि इनमें जो अपने दहेज की समस्या होती है, उत्तर भारत में हम देखते हैं कि वधू पक्ष है वो वर पक्ष को दहेज देता है, लेकिन यहाँ दहेज की समस्या नहीं है, यहाँ इसके विपरीत होता है जिसे वधू मूल्य कहते हैं। वर को वधू के माता पिता को कुछ नगद या वस्तु के रूप में दहेज देना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं दाप्पा। इसको क्या बोलते हैं? दाप्पा बोलते हैं। तो यहाँ दाप्पा या वधू मूल्य की परंपरा है। और वधू मूल्य अगर वापस चुकाकर तलाक भी लिया जा सकता है। अगर पुरुष को तलाक लेना है तो क्या वो वधू मूल्य वापस दे देता है और तलाक ले लेता है। अगर स्त्री को तलाक लेना हो तो वो कैसे लेती है? उसमें क्या होती है? इसे बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। स्त्रियों की जो तलाक की परंपरा है उसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। उसमें क्या करती है स्त्री? अपने जो उनका आभूषण जो पहनावा है वो मुख्य रूप से साड़ी है, तो साड़ी फाड़कर उसमें 1 रुपया है वो देती है। तो इसको यहाँ छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। तो इससे तलाक की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके अलावा यहाँ देवर विवाह, नात्रा, जैसे आमतौर पर होता है, प्रचलित है। और इनका युद्ध घोष है फायरे
फाइरे। तो ये इनकी सामाजिक व्यवस्था है। तो मुख्य रूप से हमें सामाजिक व्यवस्था में परिवार कैसा है, संयुक्त है, एकांकी है, उनकी नातेदारी कैसी है, जो परिवार की संरचना है वो पितृस्थात्मक है, मातृस्थात्मक है, इन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करें भील जनजाति की अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था मुख्य है वो कृषि पर आधारित है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, कृषि बहुत ज्यादा तो नहीं होती है, लेकिन इनके पास आजीविका का कोई अन्य महत्वपूर्ण साधन नहीं है, इसलिए कृषि करते हैं। कृषि है वो पहाड़ी क्षेत्रों पे भी होती है और जो मैदानी क्षेत्र है थोड़ी बहुत वहां पर भी होती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा होती है, जो ढलान होते हैं पहाड़ी के, उन पे वो कृषि करते हैं, जिसे झूम या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो इसको ये चिमाता कहते हैं। वैसे दक्षिण राजस्थान के अंदर जो झूम या स्थानांतरित कृषि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बालरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बालरा बोलते हैं। लेकिन इनकी जो संस्कृति है उनको क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है। और जो मैदानी क्षेत्रों में होती है उस कृषि को कहा जाता है दाजिया। तो कृषि यहाँ मुख्य इनका व्यवसाय है। कृषि के अलावा पशुपालन और इनके अलावा जो वन के उत्पाद हैं जैसे गोंद है, लाख है, लकड़ी है, कंदमूल है आदि भी इनकी आजीविका के साधन है। ये मुख्य रूप से मांसाहार का सेवन भी करते हैं। कभी कभार ये मछली पकड़ने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। कम आय के कारण, क्योंकि कृषि मुख्य व्यवसाय है और पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ज्यादा कृषि हो नहीं पाती है। बिल्कुल छोटे छोटे इनके खेत होते हैं, जैसे पहाड़ी पर थोड़ा सा ढलान होता है, जैसे कि अपना 10 बाई 10 का कमरा होता है, तो इस प्रकार के इनके छोटे छोटे बिल्कुल खेत होते हैं, उन पर ये कृषि करते हैं। तो बहुत कम कृषि होती है और मात्र केवल अपने जो खाद्यान्न की पूर्ति है वो ही इनकी पूर्ति है वो कृषि से हो पाती है। तो इनकी आय है वो हमेशा क्या है, कम बनी रहती है। तो कम आय के कारण ये हमेशा ऋणग्रस्त रहते हैं, कर्जा इन पर हमेशा रहता है। इसलिए कर्ज के रूप में वो किससे लेते हैं, साहूकारों से लेते हैं और लिखा पढ़ी करते हैं। बाद में कर्ज चुका नहीं पाते हैं क्योंकि इनके पास आय का कोई महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। तो उससे फिर क्या होता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी है इनको कर्ज में चुकाने में लग जाती है। तो एक बंधुआ मजदूर के रूप में वो साहूकारों के यहाँ कार्य करते हैं। तो इसे सागड़ी प्रथा हम कहते हैं, वो मुख्य रूप से भीलों पर ही आधारित है। इसके अलावा बड़ी तादाद में अब हम देखते हैं, जब वहां दक्षिण राजस्थान में जाते हैं तो जनजातियां हैं वो गुजरात में जो औद्योगिक शहर है सूरत है, वहां पर श्रमिक के रूप में कार्य करती है, औद्योगिक श्रमिक के रूप में कार्य करती है। तो ये भी इनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अब जो गांव के पुरुष होते हैं वो सारे के सारे लगभग गुजरात में चले जाते हैं और जो सामान्य कार्य होते हैं वो स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं। अगर हम इसके धार्मिक संगठन की बात करें तो राजस्थान की जो जनजातियां हैं वो कोई हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अगर हम जब पूरे भारत की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत की जो जनजातियां हैं वो क्या है, ईसाई धर्म से प्रभावित है। लक्षद्वीप या केरल की जो जनजातियां हैं वो इस्लाम धर्म से प्रभावित है। तो राजस्थान की जितनी भी जनजातियां हैं वो धार्मिक रूप से हिंदुओं से जुड़ी हुई है। तो यहाँ हिंदू देवी देवता है, उनकी पूजा होती है। विशेष तौर से होली का अवसर है, उनमें विशेष कार्यक्रमों का आयोजन इनके द्वारा किया जाता है। ऋषभदेव में जो दुल्हेहो है वहां पर होली के अवसर पर इनका विशेष आयोजन होता है। धार्मिक क्रियाकलाप करने वाले को भगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भगत कहा जाता है। और जादू टोना या झाड़ फूंक करता है उनको भोपा या देवाती कहा जाता है। तो हिंदुओं में संपर्क में आने के बाद इन्होंने क्या है कि भील में कुछ भीलों ने मांस मदिरा का त्याग कर दिया है। तो इस प्रकार के जो भील होते हैं उनको कहा जाता है भगत मील, जिन्होंने मांस मदिरा का त्याग कर दिया है। ये शिव के विशेष तौर से उपासक हैं। केसरियानाथ, भैरोजी, आदिदेव आदि की पूजा आराधना की जाती है और इनमें डाकन प्रथा की प्रथा भी है वो प्रचलित है। डाकन के कहकर कई बार स्त्रियों को मार भी
दिया जाता है। एक धार्मिक संगठन की बात की तो यहाँ इनके मेले भी होते हैं, उनमें भी कई बार शादियां होती हैं। अब एक सामान्य है जो दक्षिण राजस्थान में सभी जनजातियों की समस्या है, तो इसको हम जनजातियों की समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो भी उसमें जोड़ सकते हैं। यह मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान की ही समस्या है, बाकी कहीं भी नहीं है। तो इस प्रथा को बोलते हैं मोताणा। तो सर्वाधिक आबादी भील की है, तो भीलों की ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या मानी जाती है मोताणा की। मोताणा क्या होता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो परिजन है, जहां मृत्यु होती है या उसका जो मालिक होता है, चाहे अगर कोई साधन है तो साधन का मालिक हो जाएगा, अगर कोई खेत है तो खेत का जो मालिक है उससे मोताणे की मांग करते हैं, हर्जाने की मांग करते हैं कि आपकी वजह से हमारे इस परिजन की मौत हुई है। तो इस हर्जाने की राशि को क्या कहा जाता है, मांगा जाता है, इसको कहा जाता है मोताणा। और इसमें क्या होता है कि जब तक मोताणे की राशि नहीं दी जाती है, ये मोताणे की राशि होती है, वहां की पंचायतें होती है, वो बैठती है, पंचायत है वो मोताणे की राशि को निर्धारित करती है। जब तक मोताणा नहीं देता मालिक है वो, तब तक वो शव को वहां से उठाते नहीं है। और आजकल तो और ज्यादा ये भयंकर समस्या के रूप में आ रही है, क्योंकि पहले तो केवल इंसानों की ही मोताणे की मांग की जाती थी, आजकल तो कोई पशु मर जाता है तो उसके भी हर्जाने की मांग की जाती है। और मुख्य रूप से जो प्रशासनिक अमला होता है या जो पुलिस का अमला होता है, वो इसमें क्या होता है कि एक मूक दर्शक की भांति रहता है। उसमें दो पक्ष होते हैं, तो एक पक्ष जो हर्जाने की मांग करता है और दूसरा पक्ष जो हर्जाना जिसको देना होता है। तो इनके बीच में कई बार 5-7 दिन तक आपस में बातचीत चलती रहती है। और पुलिस है वो एक प्रशासनिक अमला है, वो एक तरफ साइड में होकर मूक दर्शक की भांति खड़ा रहता है। तो इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। तो इसको भील जनजाति में ये ज्यादातर होता है, क्योंकि दक्षिण भारत में, दक्षिण राजस्थान में भील जनजाति है। अब दूसरी प्रमुख जनजाति है वो मीणा है। मीणा है वो राजस्थान की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। और जो वास्तविक जनजातियों की समस्याएं हैं या उनकी जो पारिवारिक धार्मिक संरचना होती है, उसमें मीणा बहुत कम आते हैं। इनका पूर्णतः समाजीकरण या संस्कृतिकरण वो हिंदुओं के साथ हो चुका है। तो मीणा जनजाति है वो सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। यह मुख्य रूप से जो पूर्वी राजस्थान है या मध्य राजस्थान, जिसमें जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, इनमें मुख्य रूप से रहती है। इसके अलावा थोड़े थोड़े तो पूरे राजस्थान में ये मिल जाएंगे। मीणा का जो अर्थ होता है वो मीन से लिया गया है। किस लिया गया है? मीन। मीन का अर्थ क्या होता है? मछली। तो मछली या मत्स्य है वो मीणा जनजाति का प्रतीक है। और इसकी उत्पत्ति है वो जो विष्णु का मत्स्य अवतार है उससे अपनी उत्पत्ति ये मानते हैं। इनके अलावा अंबा माता है वो इनकी कुल देवी है। ये क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विस्तृत हो गए हैं, तो इनकी कुल देवियां भी बहुत सारी हो गई है। इसके अलावा ये है वो 2 भागों में मुख्य रूप से विभाजित है, एक जमींदार मीणा और दूसरे चौकीदार मीणा। तो जमींदार मीणा है वो प्राचीन है, उन्हें पुराणावासी भी कहा जाता है। और चौकीदारी है वो ये लगभग जो प्रमुख राजघराने थे उनके यहाँ चौकीदारी करते थे। इनके अलावा कुछ और समूह भी है, इनमें बहुत सारे हैं, तो कुछ 2-4 मैं बता रहा हूं। चौथिया मीणा, भील मीणा, चामरिया मीणा, राउत मीणा आदि उपसमूह भी मीणाओं के अंदर है। अब बात करते हैं मीणा जनजाति की धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था की। तो इनकी जो धार्मिक व्यवस्था और जो सामाजिक व्यवस्था है वो विशिष्ट नहीं है, बिल्कुल ये जो हिंदुओं की है उनकी तरह ही इनमें सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था है। तो पितृस्थात्मक है, ये पितृस्थानिक है, एक शब्द और जोड़ देना, पितृस्थानिक। पितृवंशीय है, संयुक्त परिवार इनमें होते हैं। तो धीरे धीरे वो ही एकांकी परिवारों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। वर्णात्मक नातेदारी होती है और इनमें ब्रह्म विवाह होता है। कौन सा विवाह होता है?
ब्रह्म विवाह। हिंदुओं में जो हमारे सबसे 8 विवाह के प्रकार बताए गए हैं, उनमें सबसे उत्तम विवाह है वो कौन सा होता है? ब्रह्म विवाह होता है। तो मुख्य रूप से इनमें ब्रह्म विवाह होते हैं। तो आजकल अगर हम परिवर्तन की बात करेंगे तो इनमें वो सारे परिवर्तन आ रहे हैं जो आम भारतीय समाजों में हो रहे हैं। इसके अलावा मोरना प्रथा, गोद प्रथा, विधवाओं का पुनर्विवाह, देवर विवाह, नाता जोड़ना आदि भी प्रचलित है। अगर निधन हो जाता है कि तो उसके देवर के साथ शादी कर दी जाती है, तो जिसे नाता कहते हैं। तो सामान्य हिंदुओं की तरह इनमें ये प्रथाएं हैं वो प्रचलित है। तलाक की प्रथा भी प्रचलित है। मीणा जनजाति है वो 13 पाल, 32 तड़ और 5200 गोत्र में विभाजित है। सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों पर मांसाहार और शराब का सेवन है वो सामान्य तौर पर किया जाता है। मांसाहार से किसी प्रकार का परहेज नहीं किया जाता है और ना ही मदिरा का परहेज किया जाता है। धर्म है इनका हिंदू है, बिल्कुल भी हिंदू से अलग इनका धर्म नहीं है। शक्ति के ये उपासक हैं, तो शक्ति की जितनी भी देवियां मानी जाती है, चाहे वो दुर्गा माता है, जीण माता है, शीतला माता है, चौथ माता है, इन सब की पूजा है वो मीणाओं द्वारा की जाती है। आगे आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो आर्थिक व्यवसाय है इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है और पशुपालन है। तो मुख्य रूप से मीणा किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है और पशुपालन पर है। तो ये जो कृषि और पशुपालन है वो जमींदार मीणा द्वारा किया जाता है। तो जमींदार मीणा है वो कृषि करते हैं और जो चौकीदार मीणा है वो चौकीदारी का कार्य करते हैं। तो ये इनके मुख्य व्यवसाय है, ये चौकीदारी के कार्य पर निर्भर रहते हैं। खेती में बंटाईदार की परंपरा रही है। बंटाईदार क्या होता है? हिस्सेदारी इसको बोल सकते हैं कि जो मालिक होता है वो हिस्से पर जमीन देता है। उसका एक हिस्सा होता है 3 में से, कभी 4 में से एक हिस्सा होता है, तो तिहाई, 1 तिहाई, 1 चौथाई, इस प्रकार के हिस्से होते हैं। तो इनमें ये मुख्य रूप से बंटाईदार के रूप में कार्य करते हैं। तो बंटाईदार के यहाँ 3-4 बंटाईदार की इनकी जो व्यवस्था है वो 3 प्रकार से है। एक छोटा बंट, एक हाड़ी बंट और एक हासिल बट। तो बंटाईदार को क्या बोलते हैं? बट बोलते हैं। कितने हिस्से उसके बट्टे में आते हैं? 1 बट्टा, 2 बट्टा, 3 बट्टा। तो इसकी अलग अलग परंपराएं हैं। तो छोटे बट में क्या होता है कि जमीन जो मालिक होता है वो केवल जमीन देता है, जो राजस्व होता है, जो भरना होता है, वो खुद जो जमीन को बोता है वो भरता है। एक होता है हाड़ी बट, उसमें क्या होता है कि जो मालिक होता है वो राजस्व देता है, और हासिल बट में भी राजस्व है वो मालिक है वो खुद देता है। तो ये थोड़ी थोड़ी इनमें अंतर होते हैं। जिस प्रकार से सामान्य तौर पे 3 चौथाई या 4 चौथाई होता है, उस प्रकार की व्यवस्था इनमें है। वर्तमान में हम देखें तो मीणा जनजाति है वो सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक है अन्य जनजातियों के मुकाबले। जो आरक्षण का लाभ मिला है वो सबसे ज्यादा मीणा जनजाति को मिला है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है और सामान्य तौर पे इनके जो शिक्षा के केंद्र है बड़े, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, इनके आसपास होने से इनको बेनिफिट मिला है। तो काफी संख्या में नौकरियों में भी है और जो उच्च पद हैं उनमें भी ये कार्यरत है, आसीन है। तो आर्थिक रूप से ये काफी सबल है, लेकिन आर्थिक विषमता इनकी एक वास्तविकता है कि जो सरकारी नौकरियों में आए हैं उनमें जमीन है उनकी, तो आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो गए हैं, बड़े बड़े शहरों में वो रहने लगे हैं। और जो सामान्य तौर पे भूमिहीन है और जिनको सरकारी नौकरियों में अभी अवसर नहीं मिला है वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। ग्रासिया जनजाति, तो ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो आप देखोगे आपके सिलेबस में 3 ही जनजातियों को शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें सिलेबस में शामिल करने का तात्पर्य यही है कि आपको जनजातियों के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए जो 3 सबसे बड़ी जनजातियां हैं उनको सिलेबस में रखा है। तो ये मुख्य रूप से उदयपुर में और सिरोही की जो आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील है उनमें मुख्य रूप से निवास करती है।
पाली के अंदर थोड़ी बहुत ये जनजातियां हैं। तो इनकी सर्वाधिक आबादी है वो उदयपुर में है और उसके बाद में सिरोही के अंदर है। ये मुख्य रूप से राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? चौहान राजपूत थे। कौन से थे? चौहान राजपूत थे, ग्रासिया जनजाति है जो। लेकिन बाद में क्या है कि इनने विवाह संबंध है वो भील जनजाति से रख लिए, तो ये भीलों और राजपूतों का मिश्रण हो गया। तो इसके कारण से जो ग्रासिया जनजाति है वो दो भागों में विभाजित हो गई। एक है भील ग्रासिया और दूसरी है राजपूत ग्रासिया। तो मुख्य रूप से ये दो भागों में विभाजित है। इनके घरों को घेर कहा जाता है। जो छोटे गांव होता है उनको पाल कहा जाता है और जो बड़े गांव होते हैं उनको चोखला कहा जाता है और जो गांव का मुखिया होता है उसे फालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फालिया कहा जाता है। तो ये ग्रासिया जनजाति की मुख्य विशेषताएं हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो वही तीनों चीजें हमें लिख देनी है। पितृस्तात्मक, पितृस्थानिक। पितृस्तात्मक क्या होती है कि जो पुरुष होता है उसके हाथ में सत्ता होती है। पितृस्थानिक क्या होता है? जब शादी के बाद में वर वधु है वो वर के घर जाती है, स्थान पे जाती है, और पितृवंशीय यानी जो वंश का निर्धारण होता है वो पिता के वंश से होता है। नातेदारी का स्वरूप है यहाँ पर वर्गात्मक है। हमने देखा कि जो दो जनजातियां हैं अपनी, उनमें नातेदारी क्या है? वर्णात्मक है, और ग्रासिया के अंदर क्या है? वर्गात्मक है। वर्गात्मक में क्या होता है? इनके एक शब्द का होता है उच्चारण होता है आई। तो आई में जो बड़ी माता है, ताई जी है, दादी है, उन सबको शामिल कर लिया जाता है। और गोत्र और अटक में ये विभाजित होती है। गोत्र बहिर्विवाह इनमें होता है। एक ही गोत्र के जो सभी सदस्य होते हैं वो आपस में भाई बहन समझे जाते हैं। इनके जो विवाह का स्वरूप होता है वो क्या होता है? संविदात्मक होता है। इनमें विवाह किस प्रकार का नहीं होता है? धार्मिक नहीं होता है। इनमें विवाह किस प्रकार की होती है? संविदा होती है, और वधु मूल्य का प्रचलन इनमें होता है। संविदात्मक विवाह में क्या होता है कि तलाक लेना है वो आसान हो जाता है। एक संविदा होती है कि कुछ शर्तें रखी जाती है, अगर उन शर्तों का पालन किया जाता है तो विवाह चलता है, लेकिन जैसे ही शर्तें पूरी नहीं होती है, उनका पालन नहीं होता है, विवाह विच्छेद किया जा सकता है। तो इनमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के विवाह होते हैं। एक है मोरबंदिया विवाह। ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो विवाह होते हैं उनको मोरबंदिया कहते हैं। दूसरा है पहरावना विवाह। उसमें क्या होता है कि हिंदुओं के कुछ रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, मुख्य रूप से जो फेरे होते हैं उनका पालन इसमें किया जाता है। और तीसरा जो तावड़ा विवाह है उसमें क्या होता है, बिल्कुल ये संविदा पर आधारित होता है और वधु मूल्य चुकाकर इसको विवाह को पूर्ण किया जाता है। इसके अलावा सेवा विवाह की भी प्रथा है, थोड़ी बहुत प्रचलित है। अट्टा सट्टा यानी विनियम विवाह, स्त्री और जो पुरुष होते हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है और विवाह मान लिया जाता है। ये कई बार वधु मूल्य से बचने के लिए भी किया जाता है। नाता विवाह होता है यानी देवर विवाह, यहाँ भी प्रचलित है। और इनमें कुछ थोड़ी बहुत युवा ग्रह भी होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है जिन्हें हेलरू कहा जाता है। युवा विवाह क्या होता है? युवा ग्रह। युवा ग्रह में क्या होता है कि जो वयस्क सदस्य हैं, अविवाहित हैं, उनको गांव के बाहर पृथक प्रशिक्षण स्थल के रूप में कार्य वो करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसको युवा ग्रह कहते हैं। इनके युवा ग्रह होते हैं, उनको हेलरू कहा जाता है। व्यवस्था है वो कृषि और पशुपालन पर आधारित है। इनकी जो 85% आबादी है वो कृषि पर ही निर्भर है। ये मुख्य रूप से सामूहिक कृषि करते हैं, तो इन्हें हारी बावरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामूहिक कृषि को हारी बावरी कहा जाता है। और कहीं कहीं झूम कृषि भी होती है जिसे वालरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। कृषि के अलावा जो सामान्य कार्य होते हैं, जैसे कि लकड़ी, जंगलों से लकड़ी लाकर बाजारों में बेचना, मजदूरी करना, शिकार करते हैं थोड़ा बहुत, आदि इनके जीवन यापन के प्रमुख
साधन है। तो जनजातियों की आजीविका के रूप में हम देखें तो जितनी भी जनजातियां हैं उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। कृषि करते हैं, झूम कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, जंगली जो उत्पाद हैं, लकड़ी है, गोंद है, लाख है, इनको ये इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं। और आजकल जो बता रहा हूं मैं कि जो दक्षिण राजस्थान की जनजातियां हैं वो क्या है कि मुख्य रूप से मजदूरी करती है गुजरात के अंदर। तो जो सामान्य जो कार्य हैं आज उनके परिवारों के वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, और जो वयस्क पुरुष होते हैं वो गुजरात में जो औद्योगिक नगर हैं उनमें मजदूरी के लिए जाते हैं। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो ये हिंदुओं के समान ही है, कोई ज्यादा इनमें अंतर नहीं है। जैसे कि ये भी शवों को जलाते हैं, ये जिस प्रकार से 12वां या 13वां होता है मृत्यु भोज होता है, उनकी परंपरा ग्रासिया जनजाति में भी है। भगवान शंकर, शिव, भैरव, दुर्गा माता की पूजा मुख्य रूप से किया जाता है। इनमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये अत्यधिक अंधविश्वासी होते हैं। ग्रासिया जनजाति में क्या है, अंधविश्वास सबसे ज्यादा है। अंधविश्वास उसमें कैसे होते हैं कि अच्छी आत्माएं होती है, बुरी आत्माएं होती है, प्रेत है, पितर है, इनकी सब पूजा पाठ इनमें अधिक होता है, और इनको मनाने के लिए धार्मिक जो कर्मकांड है वो अधिक किए जाते हैं। पितरों की प्रतिमा बनाई जाती है जिसे हुरा कहा जाता है, पर भी इनका गहरा विश्वास होता है और इनकी पूजा है वो की जाती है। इसके अलावा जो सफेद रंग के पशु होते हैं या सफेद रंग के जो प्राणी हैं उनको ये टोटम मानते हैं। क्या मानते हैं? टोटम मानते हैं। टोटम क्या होता है कि किसी चीज को पवित्र मानना, तो उसकी वो विशेष सेवा करते हैं, उनको मारते नहीं है। तो ग्रासिया जनजाति के अंदर जो सफेद रंग की पशु है, चाहे सफेद रंग की गाय है, भेड़ है, बकरी है, इनको ये पवित्र मानते हैं, अर्थात टोटम के रूप में इनकी पूजा करते हैं। अब बात करें जनजातीय समुदायों की मुख्य विशेषताओं के बारे में, तो इससे कोई बहुत बड़ा प्रश्न है वो नहीं बनता है। पूरे भारत की जो जनजातियों की समस्याएं हैं वो राजस्थान की जनजातियों की भी हल है, अलग से कुछ नहीं है। अलग से सिर्फ हम मोताणा को बता सकते हैं, या सागड़ी प्रथा है, तो बंधुआ मजदूरी, लेकिन क्या है, सागड़ी प्रथा है, नाम उसको दिया गया है। तो ये दो मुख्य अलग है, बाकी जो सामान्य समस्याएं हैं वो अन्य जनजातियों के समान ही है। जैसे कि इनका जो निवास स्थान है वो कैसा होता है, दुर्गम होता है, पहाड़ी या जंगली निवास स्थान होता है इनका। इनको भाषा संबंधी समस्या आती है, इनकी एक विशिष्ट भाषा होती है, तो अन्य लोगों के पास या नगरों में ही जाते हैं तो अपनी भाषा वो दूसरों को समझा नहीं पाते हैं। इनमें थोड़ा सा एक कन्या मूल्य है, जो वधु मूल्य है, उनकी भी समस्या रहती है। वेश्यावृत्ति गरीबी के कारण वेश्यावृत्ति भी जनजातियों द्वारा, जो मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान है उनमें पनप रही है, और इस कारण से अनेक प्रकार के यौन संबंधी रोग है वो भी इनमें खासतौर से महिलाओं में हो रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या है, स्वास्थ्य सेवाओं का यहाँ पर विस्तार नहीं हुआ है, अभाव है, तो बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं वो यहाँ बनी रहती है। अशिक्षा है, शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है, इस वजह से इनका आर्थिक शोषण भी होता है। साहूकारों द्वारा जो बंधुआ मजदूर बनाए जाते हैं तो इनकी अशिक्षा का फायदा उठाकर ही बनाए जाते हैं, तो अशिक्षा के कारण इनको अनेक समस्याओं का सामना वो करना पड़ता है। इनमें बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं। मांस और मदिरा का सेवन भी एक प्रमुख समस्या है जो इनमें पाई जाती है, इसमें मैंने वर्णन नहीं है। इसमें अनेक प्रकार की कुप्रथाएं यहाँ रहती है, जैसे कि डाकन प्रथा है, मोताणा प्रथा है, बाल विवाह भी कई बार होते हैं। इनमें राजनीतिक चेतना का अभाव होता है, ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। ऋणग्रस्तता के कारण गरीबी, बेरोजगारी, ये भी इनकी प्रमुख समस्याएं हैं। तो ये लगभग ऋणग्रस्त रहते हैं, साहूकारों से कर्ज लेते हैं और बाद में चुका नहीं पाते हैं, इसके भाव में बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें हम गरीबी को और बेरोजगारी को भी शामिल कर सकते हैं। कृषि भूमि का अभाव है और स्थानांतरित कृषि है, तो ये जनजातियों की प्रमुख समस्याएं हैं। कोई बहुत बड़ा प्रश्न जनजातियों की समस्याओं से नहीं आएगा, मोताणा से प्रश्न है वो आ सकता है। तो इनमें थोड़ा सा हम विभाजन कर सकते हैं, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या।
इस प्रकार हम इन जितनी भी समस्याएं हैं इनको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो विशेष तौर से जो प्रश्न ज्यादा संभावना बनती है वो है कि जनजातीय कल्याण के लिए क्या प्रयास हुए हैं। तो इन प्रयासों से प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रयास है इनको हम 2-3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ तो संविधान में इनके लिए प्रयास किए गए हैं, तो संवैधानिक प्रयास कौन कौन से किए गए हैं, सरकार द्वारा इनके लिए कानून कौन कौन से बनाए गए हैं, सरकार द्वारा इनके लिए योजनाएं कौन कौन सी लाई गई है। तो एक प्रश्न है वो लगता है कि जो समाज जनजातियों के कल्याण के लिए प्रयास किए गए हैं या योजनाएं लाई गई है उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर हम इनके संवैधानिक प्रयासों की बात करें तो संविधान में बहुत सारे प्रयास है वो जनजातियों के लिए किए गए हैं, कुछ अलग से किए गए हैं, कुछ सभी के लिए गए हैं। तो ये जो प्रयास है वो जनजातियों के लिए भी है, जैसे कि जो मौलिक अधिकार है हमारे, तो उसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 अस्पृश्यता का अंत, बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के लिए 25 इनकी अलग जो संस्कृति होती है उसको बनाए रखने के लिए, इसी प्रकार 29 है वो भी अलग से इनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे भी हैं, जैसे कि इनको मौलिक अधिकारों से मतदान के अधिकार से इनको वंचित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 325। 330 लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की बात की जा रही है, 32 में भी यही है, 35 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, 38 में अलग से इनके लिए मंत्रालय बनाया गया है या नियुक्ति की जाती है अधिकारी की, 41 में अलग से जनजाति आयोग बनाया गया है। तो ये संवैधानिक प्रयास है। इनके अलावा 1-2 आप और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि पंचायती राज में भी जनजातियों के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, तो उनको भी हम शामिल कर सकते हैं। अगर हम कानूनी या अधिनियमों की बात करें तो बहुत सारे अधिनियम हैं जो जनजातियों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम है 1955, बाद में 76 में संशोधन किया गया था। अनुसूचित जाति जनजाति ST/SC आयोग है, अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी जो कि लेटेस्ट बनाया गया था 2006 में, जो इनको वन के अधिकारों के प्रति जागरूक करता है या इनको वन में रहने के अधिकार प्रदान करता है, और जो वन के उत्पाद हैं उन पे इनका अधिकार सुनिश्चित किया गया है। केंद्रीय जनजाति आयोग है वो बनाया गया है। तो ये कुछ प्रावधान है, कानूनी प्रावधान या अधिनियम है वो इनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। अब है सबसे अंत में इनकी कल्याण के लिए योजनाएं। तो वैसे तो आपने प्री के लिए पढ़ाई होगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो इसमें 2 प्रश्न आ सकते हैं। अगर बड़ा प्रश्न आ जाएगा तो एक बड़ा प्रश्न आएगा कि कौन कौन सी योजनाएं इनके लिए लागू की गई है, या फिर पर्टिकुलर किसी योजना के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर हम योजना की बात करें तो अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना है, STP योजना है, यह कुछ ही जिलों में लागू की गई है, और 18 वर्ष से जो अधिक आयु के वयस्क सदस्य हैं उनको ये जो बेरोजगार व्यक्ति है उनको रोजगार देने के लिए अनुदान देते हैं ताकि वो अपना कोई रोजगार प्रारंभ कर सके। जनजाति उपयोजना क्षेत्र है TSP, सब ट्राइब क्षेत्र योजना 1974 में 5वर्षीय योजना में ये लागू की गई थी। इसमें कुल 23 पंचायत समिति क्षेत्रों को लागू किया गया है। इसी प्रकार संशोधित क्षेत्र विकास उपागम अप्रोच है वो माडा, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। माडा क्या है? मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। तो ये कार्यक्रम है, ये इनके लिए शुरू किया गया है। ये 18 जिलों के, इसमें 10,000 से जो अधिक आबादी है उनको मिलाकर एक अलग उपक्षेत्र, जनजातीय उपक्षेत्र बनाया गया है। तो कुल इस प्रकार के 44 उपखंडों में ये कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। शहरिया विकास कार्यक्रम है, तो ये इन 3 जनजातियों के तो लिए नहीं है, लेकिन अलग से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इनके साथ में बिखरी जनजातियां विकास कार्यक्रम। तो अब
योजना जो बनाई गई है, उप क्षेत्र जो निर्धारित किए गए हैं, वो मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र होते हैं? जो जहां पर अधिकतर आबादी जनजातियों की होती है या 50% आबादी जनजातियों की होती है, लेकिन बहुत सारी जनजातियां ऐसी है जहां पर सिर्फ 5-10% उनकी आबादी होती है, तो उनके लिए ये बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अलावा अन्य राजस्थान में शुरू किया गया है। इनके कृषि के लिए रेशम कीट पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। माडा क्लस्टर योजना, जहां 50% जनजातियां हैं, वहां पर ये योजना शुरू की गई है। और इसके अलावा एकलव्य बालक छात्रावास है जनजातीय क्षेत्रों में। माँ बाड़ी योजना है जनजातीय क्षेत्रों में। तो इनको मैंने यहाँ बड़ा नहीं रखा है, लेकिन जब इनके नोट्स मिलेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी एक योजना के बारे में प्रश्न है वो 15 शब्दों का आ सकता है। कुछ संस्थाएं हैं जो जनजातीय कल्याण के लिए, विकास के लिए बनाई गई है। तो इनमें एक है राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, राजस। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, वनवासी कल्याण परिषद। तो ये 3 संस्थाएं हैं, एक आदि और भी हो सकती है जो इनके कल्याण के लिए बनाई गई है। तो इनका थोड़ा सा विस्तार है वो आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। और अगर कोई इस नोट्स के अंदर या इस क्लास के अंदर कोई टॉपिक छूट गया हो जो परीक्षा में आने की संभावना हो, आपको लगता है कि ये प्रश्न है वो परीक्षा में आ सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उनको भी हम नोट्स में शामिल कर देंगे। तो हम आरएस के अंदर जब समाजशास्त्र की बात करते हैं तो 4 ही बड़े बड़े टॉपिक है। जाति और वर्ग है, सामाजिक समस्याएं हैं, पहला अपना हो चुका है, और ये जनजातियों का है। तो इनको सिलेबस में रखने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि समाज की सामान्य जानकारी आपको दी जाए, तो बहुत कोई गहराई से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब कुछ क्या है कि 1-2 कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या आभूषण से पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर आभूषण का दिया जाए, तो आभूषण तो इनके 100 से भी ज्यादा है, तो हम इनको नहीं कर सकते। तो सामान्य जो बड़ी बड़ी जानकारियां हैं वो हमें इनके बारे में होनी चाहिए। बाकी जो कुछ विशेष है कि इनके परिवारों को क्या कहते हैं, इनको इसको क्या कहते हैं, एक एक जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं, वो आपके प्री में आ चुके हैं। तो इनमें कोई बहुत गहराई से प्रश्न नहीं आएंगे, सामान्य प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम इनके आंसर लिखें तो बड़े आंसर ना लिखें, छोटे छोटे पॉइंटों में लिखें। जैसे कि सामाजिक व्यवस्था आ जाए तो परिवार का स्वरूप क्या है, नातेदारी कैसी है, विवाह क्या होता है, इनमें आपसी जो संबंध है वो किस प्रकार की है। बस छोटी छोटी इनमें पॉइंट्स हमें लिखने हैं, कोई बहुत बड़े विस्तार से हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। योजनाओं के बारे में पूछे तो एक एक लाइन में लिख सकते हैं, अगर बड़ा प्रश्न आता है तो फिर हमें इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से लिख सकते हैं, पर प्रयास यही होना चाहिए कि कम शब्दों में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें। तो बिल्कुल आसानी से हम इनको कर पाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो हमारा होगा राजस्थान में जाति एवं वर्ग। तो ये आपकी जो क्लास है, अगली क्लास है वो परसों होगी, कल नहीं होगी। नोट्स अभी तैयार नहीं है, उनको थोड़ा तैयार करने में टाइम लगता है, तो परसों तक तैयार हो जाएंगे। परसों शाम को अपनी क्लास होगी। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।